हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवर्ड सीसर फिजिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल यानी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उसका रीज़न देखा था छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति और n-1d ऑर्बिटल तथा ns ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का गैप बहुत ही कम होता है और मैक्सिमम 3D सीरीज के अंदर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज द्वारा प्रदर्शित की जाती है +7 और पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो ऑस्मियम और रुथिडियम जिसके द्वारा +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है। इसके बाद में देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट सामान्यतया रंगीन यौगिक बनाते हैं। फर्स्ट रीज़न देखा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, डी संक्रमण और थर्ड रीज़न था आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। इसके अलावा पोलराइजेशन की वजह से भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मैक्सिमम आयंस कलर्ड शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटालाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका भी रीज़न देखा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, धातु की सतह पर मुक्त संयोजकता, उत्प्रेरक एवं क्रियाकारक के बीच वीक बॉन्ड फॉर्मेशन और सरफेस एरिया मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, ये देखा था। एवं इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट्स अथवा उसके जो आयंस होते हैं वो मिश्र धातु यानी एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। मिश्र धातु वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स द्वारा बनाई जाती है जिसकी मेटेलिक रेडियस के अंदर डिफरेंस लेस देन 15% हो, यानी उनकी मेटेलिक रेडियस की जो साइज़ है वो लगभग बराबर होनी चाहिए। ये डिस्कस किया था हमने प्रीवियस वीडियो में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले भी बोला था कि डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। मेटल्स उसको बोला जाता था जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, डोनेट कर रहे थे। मोस्टली डी ब्लॉक एलिमेंट SCC, BCC और FCC या HCP नामक क्रिस्टलीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। यानी कुछ एलिमेंट SCC, कुछ BCC, कुछ FCC या HCP संरचना में व्यवस्थित होते हैं। SCC का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक सेल, BCC का मतलब होता है बॉडी इन सेंटर क्यूबिक सेल और FCC का मतलब होता है फेस इन सेंटर क्यूबिक सेल। इसको हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। SCC का मतलब होता है अवयवी कण घन के प्रत्येक कोनों पर स्थित होते हैं। BCC का मतलब होता है अवयवी कण घन के कोनों के अलावा सेंटर में प्रेजेंट होता है और FCC का मतलब होता है अवयवी कण घन के कोनों के अलावा फलक यानी फेस पर भी उपस्थित होते हैं। मैग्नीज के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 होने की वजह से विशेष संकुलित संरचना इनकी होती है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट डिस्कस करेंगे मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ। मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड is directly proportional to unpaired electron। unpaired electron यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने मैक्सिमम होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड यानी धात्विक बंध की सामर्थ्य है उतनी ही अधिक होगी। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3d1 यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
टाइटेनियम की बात करो तो 3d2 यानी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। वेनेडियम की बात करूँ 3d3 यानी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5 यानी इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के पास 5th अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन के पास 4 है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5, इनका है 4s2 3d6 यानी इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट के पास 4s2 3d7 यानी इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकल के पास 4s2 3d8 यानी इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कॉपर के पास 4s1 3d9 यानी इसके पास 3d10 सॉरी, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जिंक के पास 4s2 3d10 यानी 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मतलब है स्कैंडियम टू क्रोमियम की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मेटालिक जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है यानी स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। लेकिन मैग्नीज टू जिंक की तरफ बढ़ते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने की वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये याद रखना है आपको मेटालिक प्रॉपर्टीज़। तो डी ब्लॉक के मोस्टली एलिमेंट कैसे होते हैं, मेटल्स होते हैं। और SCC BCC FCC नामक क्रिस्टलीय संरचना में क्या रहता है, ये अरेंज्ड रहते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड यानी कि धात्विक बंध सामर्थ्य इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसी स्ट्रेंथ की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आघात वर्धनीयता, तन्यता, गलनांक, उच्च परमाणुीकरण की ऊर्जा, ये सब के मान अधिक होते हैं इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कि जनरली सामान्यतया डी ब्लॉक एलिमेंट अंतराकाशी यौगिकों का फॉर्मेशन करती है। कैसे यौगिकों का निर्माण करती है, अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करती है। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा इंटर स्टेशियल कंपाउंड। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कौन से कंपाउंडों का फॉर्मेशन करती है, अंतराकाशी इंटरस्टेशियल कंपाउंडों का फॉर्मेशन करती है। अब इंटरस्टेशियल कंपाउंड क्या होते हैं, संक्रमण धातुएं, अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन के साथ मिलकर इंटरस्टेशियल कंपाउंड यानी अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करती है। ये अधातु परमाणु हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन छोटा आकार होने के कारण संक्रमण धातुओं के त्रिविम जालक में उपस्थित रिक्त स्थान में अपना स्थान यानी उस रिक्त स्थान में फिट हो जाती है, वो अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। सपोज ये सेंट्रल मेटल एटम या आयंस है, मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने मान लिया, सॉलिड होती है और सॉलिड इस प्रकार अरेंज है। ये भी मेटल्स है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, सभी की साइज क्या है, इक्वल है। ये मैंने कहा ये क्या जो मैं गोले बना रहा हूँ वो है संक्रमण धातु है, इसको मैंने क्या बोल दिया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या ट्रांजिशन एटम है। इसके बीच बीच में जो आपको ये गैप दिख रहा है, ये क्योंकि सॉलिड है तो ऑब्वियसली इसमें गैप है वो प्रेजेंट होता है।
इस गैप के अंदर छोटे आकार वाले परमाणु ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट। इस साइट में कौन से एलिमेंट, हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, स्मॉल साइज होने की वजह से इन मेटल्स के इंटरस्टिशियल गैप अंतराकाश में अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। जैसे आयरन, ये जो बड़ी सी मेटल्स दिख रहे हैं, बड़े से गोले दिख रहे हैं, उसको मैंने आयरन माना, और ये जो इंटरस्टिशियल गैप दिख रहे हैं उसके अंदर मैंने कार्बन ऐड कर दिया और ये कंपाउंड बन गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड, जिसका नाम है, इसको सीमेंटाइट भी कह सकते हैं, सीमेंटाइट। इसके अलावा वेनेडियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। मैग्नीज के साथ कार्बन ऐड हो गया, वेनेडियम के साथ कार्बन ऐड हो गया। तो इन सारे यौगिकों को क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल यानी अंतराकाशी यौगिक कहा जाएगा। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंडों की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये अरस समीकरणमितीय होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, मैट्रिक होते हैं, यानी अरस समीकरणमितीय होते हैं। सेकंड पॉइंट है ये न तो आयनिक होते हैं, न तो आयनिक और न ही सहसंयोजी होते हैं, न तो आयनिक और न ही सहसंयोजी होते हैं। शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होते हैं, कठोर होते हैं। कुछ ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं जिसकी कठोरता हीरे के समान होती है। धात्विक चालकता बनी रहती है, यानी सुरक्षित रहती है। आघात वर्धनीयता, तन्यता कम होती है और रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ये इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, गलनांक होते हैं, वो बहुत ही, यानी ऐसे यौगिकों के गलनांक बहुत अधिक होते हैं। ये है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ याद रखोगे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये अरस समीकरणमितीय यौगिक होते हैं, ये न तो आयनिक और न ही सहसंयोजी होते हैं। शुद्ध धातुओं की तुलना में ये कठोर भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जैसे बोराइड वगैरह है, कार्बाइड, बोराइड, इसकी हार्डनेस डायमंड के समान होती है। न तो इसके मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होते हैं, धात्विक चालकता सुरक्षित बनी रहती है। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वो है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण जिसको बोला जाएगा मैग्नेटिक मोमेंटम। चुंबकीय आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। संक्रमण धातुओं में ऐसा देखा गया है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ डिस्कस करें हम तो अनुचुंबकीय प्रकृति को मैं डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे। अनुचुंबकीय प्रकृति जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या पैरा मैग्नेटिक नेचर। जनरली जो डी ब्लॉक अथवा संक्रमण धातुएं पैरा मैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करती है। अनुचुंबकीय क्या होता है? ऐसे पदार्थ
जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अधिक आकर्षित होते हैं। यह गुण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से उपस्थित होता है। किन की वजह से उपस्थित होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। यानी जिसके भी पास जिस भी संक्रमण धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से D9 है, यानी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वे ही मेटल्स या वे ही आयन पैरामैग्नेटिक नेचर क्या करेंगे? शो करते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपको आयन का एग्जाम्पल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताओ ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, तो हम तो याद रखना अनपेड इलेक्ट्रॉनों की वजह से। जैसे मैंने कहा Cu+2, Cu मतलब क्या होता है? कॉपर। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 29 और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो वो आएगा ऑर्गन 18, 4s1 और 3d10। यानी इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 4s में से गया और सेकंड इलेक्ट्रॉन गया 3d10 में से, यानी D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहे वो 3d9, यानी 3d9 मतलब क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया? D9 मतलब D के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती है वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन है 9, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इस Cu+2 की जो नेचर रहेगी वो कैसी रहेगी? पैरामैग्नेटिक। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिसको बोला जाएगा डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ या डायामैग्नेटिक नेचर। ऐसे पदार्थ जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो चुंबक द्वारा रिपेल्ड होते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं। ये जो गुण होता है ये युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की वजह से होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति से। युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण प्रदर्शित होता है, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। यानी जिस भी D ब्लॉक धातु या आयन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 है, यानी उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। ऐसे धातु आयन्स की प्रकृति क्या रहेगी? डायामैग्नेटिक यानी प्रति चुंबकीय प्रकृति रहेगी। तो मोस्टली जो संक्रमण धातु आयन्स होते हैं वो कैसा व्यवहार शो करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो आपको जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, V+2 जैसे इसकी बतानी है आपको नेचर, तो V+2 का मतलब होता है वेनेडियम, और वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22 और वेनेडियम का 23। वेनेडियम उसके ऊपर चार्ज है +2, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 18, 4s2 यानी 18 और 2 20 और ये हो गए 23। +2 चार्ज है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा S में से और D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 3। D के अंदर जो ऑर्बिटल्स होती है वो 5 ऑर्बिटल्स होती है, 1 2 3 4 5, यानी इलेक्ट्रॉन्स पर 1 2 और 3, यानी N की वैल्यू कितनी आई? 3, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास उपस्थित है, मतलब इसकी नेचर कैसी रहेगी? अनुचुंबकीय।
इस प्रकार आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सवाल आएगा, आपसे बहुत सारे आयंस दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताओ इसकी प्रकृति क्या रहेगी। तो आपके लिए जो होमवर्क है Mn+2 Fe+2 Fe+3 Cr+3 Zn+2 Cu+, इनका आपको बताना है कि इसकी प्रकृति क्या रहेगी, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होंगे या डायामैग्नेटिक होंगे। ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन सभी आयंस को सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉनों में दो प्रकार की गतियाँ उपस्थित होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स दो प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं। एक तो गति होती है चक्रण गति, इलेक्ट्रॉनों की कौन सी गति कहलाती है? चक्रण गति, जिसको बोला जाएगा स्पिन मोशन। और एक इलेक्ट्रॉनों की कहलाएगी वो है कक्षीय गति, जिसको बोला जाएगा ऑर्बिटल मोशन। तो इलेक्ट्रॉनों की कितनी गतियाँ होती है? 2 टाइप की गति होती है, चक्रण गति और एक होती है कक्षीय गति। चक्रण गति के कारण जो उत्पन्न आघूर्ण, चक्रण गति के कारण उत्पन्न आघूर्ण को क्या कहा जाएगा? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चक्रण गति के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहा जाएगा? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और उसको जो प्रदर्शित किया जाएगा, उसको प्रदर्शित किया जाएगा μs से, S फॉर स्पिन। यानी चक्रण गति के कारण उत्पन्न आघूर्ण को क्या कहा जाएगा? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और कक्षीय गति के कारण जो उत्पन्न आघूर्ण होता है, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न आघूर्ण को क्या कहा जाएगा? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। यानी इसको प्रदर्शित किया जाएगा μl से। कुल जो चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू, ये दोनों प्रकार की मोशन, यानी कि चक्रण गति और कक्षीय गति, इन दोनों का योग होती है। अब यहाँ पर हम देखें, चक्रण गति होती है, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपनी अक्ष के चारों ओर गति करते हैं। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के चारों ओर गति, अक्ष के चारों ओर गति को क्या कहा जाएगा? चक्रण गति। यानी चक्रण गति में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी अक्ष के अराउंड क्या करता रहेगा? मोशन करता रहेगा। और कक्षीय गति मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? मोशन करते हैं। तो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति को कक्षीय गति कहा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के चारों ओर गति करते हैं, उसको चक्रण गति कहा जाएगा। चक्रण गति की वजह से जो उत्पन्न आघूर्ण को कहा जाएगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, जिसको μs से लिखते हैं। और कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कहा जाएगा कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जिसको μl से लिखते हैं। कक्षीय गति मैंने बताई। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के जो चारों ओर गति होती है इलेक्ट्रॉनों की, जिसको कक्षीय गति कहते हैं, यहाँ पर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी नॉन मेटल या कोई भी अन्य सबस्टेंस, या इसको मैं कहूँ लिगेंड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ब्लॉक या संक्रमण धातुओं की सतह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन किसी अन्य सबस्टेंस अथवा अधातु या लिगेंड या कोई भी अन्य पदार्थ के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षीय गति है वो सीमित हो जाती है, और उसका जो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण यानी μl का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि जो कुल चुंबकीय आघूर्ण रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस गति की वजह से रहेगा? इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति की वजह से। यानी μl तो क्या हो गया? 0। यानी जो कुल चुंबकीय आघूर्ण है
वो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण की वजह से क्या होता है, उपस्थित होता है। तो क्या याद रखना है इसमें, इलेक्ट्रॉनों के अंदर कितने प्रकार की गतियाँ हैं, 2 प्रकार की। एक तो चक्रण गति जिसको स्पिन मोशन कहते हैं, और एक कक्षीय गति जिसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। चक्रण गति मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के अराउंड चक्कर लगाएगा। कक्षीय गति मतलब इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाएगा। चक्रण गति की वजह से जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है उसको चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, और कक्षीय गति के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्वों के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर होते हैं वो किसी अन्य सबस्टेंस या लिगैंड या नॉन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से कक्षीय गति सीमित हो जाती है, और कुल जो चुंबकीय आघूर्ण रहता है वो इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति की वजह से उत्पन्न होता है। इसके बाद में एग्ज़ाम में जो सवाल आता है वो आता है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। तो जो कुल चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, म्यू बराबर होता है √n × n+2, और इसकी जो यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो भी आपसे पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा Sc+3 यानी स्कैंडियम है, इसका आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, Sc जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और इसके ऊपर चार्ज कितना है +3। सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 18 4s2 20 और ये हो गया 3d1 21। चार्ज है +3 तो 2 इलेक्ट्रॉन S में से गया, एक गया D में से, यानी D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे 0, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण आएगा वो कितना आएगा 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे Cu+1 देखा है, जैसे इसका अपन को क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है, यानी म्यू इसका फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4s1 3d10। तो चार्ज कितना है +1, तो S में से पहला इलेक्ट्रॉन गया, D में कितने हैं अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी इसमें भी n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 0 है, मतलब इसका भी मैग्नेटिक मोमेंटम कितना निकल करके आएगा 0 निकल करके आएगा। आपसे पूछा जाएगा Ni+2 का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो कैसे निकालना आपको, सबसे पहले निकल का एटॉमिक नंबर 28 और इसका क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 18 4s2 और 3d8। इसके पास चार्ज कितना है +2। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन S में से, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8, D के अंदर जो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। अब इस 2 की वैल्यू को कहाँ रखनी है आपको, जो मैंने अभी सूत्र लिखा था μ √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो n की वैल्यू वहाँ रखोगे तो क्या आएगा μ = 2 और 2 + 2 × 2 + 2 4 और 4 2 यानी कितना आ गया √8। अब √9 होता तब तो उत्तर 3 आता, लेकिन √8 है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो 2.84 के आसपास आएगी बोर मैग्नेटॉन। इस प्रकार से आपको मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना है, और बोर मैग्नेटॉन क्या है इसकी यूनिट, और जो 1 बोर मैग्नेटॉन होता है वो बराबर होता है EH/4πmc। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोर मैग्नेटॉन का मान कितना होता है, तो याद रखना आपको EH/4πmc। ईयर E
इलेक्ट्रॉन का चार्ज H प्लैंक का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 पाई जानते हुए m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 और c है वो स्पीड ऑफ लाइट प्रकाश का वेग और जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब नहीं निकाल पाओ रूट वगैरह तो मैं एक आपको सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ कि यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बचता है, आपको इस प्रकार एक 5 ऑर्बिटल्स बनाने हैं। यदि 1 2 3 4 और 5 यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बचता है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल करके आएगा 1.73 एक संख्या याद रखनी होगी। 83 84 87 90 और 12 ये संख्या याद रखनी होगी। यदि कि आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल करके आता है 1 तो जो चुंबकीय आघूर्ण निकल करके आएगा वो आएगा 1.73। यदि आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है 2 तो चुंबकीय आघूर्ण क्या निकल करके आएगा 2.84। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है 3 तो जो चुंबकीय आघूर्ण निकल करके कितना आएगा 3.87। यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है 4 तो जो मैग्नेटिक मोमेंटम निकल करके आएगा वो आएगा 4 पॉइंट कुछ समथिंग यानी 4.90। यदि रहता है 5 तब कितना आएगा 5.92। ये बोर मैग्नेटॉन आपके पास में निकल करके आ जाएगा। यानी डायरेक्ट हम बता सकते हैं इस संख्या इस मोबाइल नंबर के द्वारा। तो अगर यदि इलेक्ट्रॉन 9 भी रहते हैं यानी कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 रहेगा उनका भी ये सेम आएगा। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 है वो 2 के इक्वल होगा। जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D7 है उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा 3.87 और जिसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 है उनका जो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या निकल करके आएगा 4.90। तो ये टेबल आपको डायरेक्ट याद रखना और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आएगा और आपको ये करके आना है। यानी कि होमवर्क है Cr+3 Fe+2 Fe+3 Zn+2 V+3 Sc+3 Ni+2 Ti+3 इन समस्त डी ब्लॉक आयंस के मैग्नेटिक मोमेंट को निकालना है और इनका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब भी देना है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज़ है डी ब्लॉक एलिमेंट्सों की कि इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसका मान भी बहुत ही उच्च होता है क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान भी उच्च होते हैं। आयनन एंथैल्पी जिसको बोला जाएगा आयनन एंथैल्पी जिसको बोला जाता है शॉर्ट में आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी इसको बोला जाएगा आईपी। अब आईपी क्या होती है, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा क्या होती है। कोई भी मेटल्स है या कोई भी मेटल्स है वो सॉलिड स्टेट में होती है, उसको क्या करते हैं सब्लिमेशन एनर्जी दे करके सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, गैस में कन्वर्ट किया जाता है। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के आउटर शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी या इसको बोला जाएगा आयनन ऊर्जा कहा जाता है। अब जैसे मेरे पास में ये सोडियम है और सोडियम कैसा होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी रहता है आउटर सेल में से, सॉलिड फॉर्म में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा हार्ड रहता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 21 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1। आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 1 है तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैटायन का। तो इस आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी
हमें देनी पड़ेगी, यानी कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। उस एनर्जी का नाम क्या है, आयनन एंथैल्पी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से उपस्थित इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाएगी। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर मोल, या जो इसकी यूनिट होती है किलो कैलोरी पर मोल, या जो इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये मेरे पास में न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल है। ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल, और ये जो दिख रहा है वो क्या है, न्यूक्लियस है। आउटर मोस्ट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की यदि डिस्टेंस ज़्यादा है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच उपस्थित जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कह रहे थे, एटॉमिक रेडियस बोल रहे थे। एटॉमिक क्या थी, रेडियस। और आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच यदि डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी, तो आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या रहेगा, इजी रहेगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन को अपन इजीली निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इजीली से तभी निकलेगा जब आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होगा, कम होगा। एक मेरे पास में ये न्यूक्लियस है और बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल पास में है, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच डिस्टेंस है बहुत मिनिमम डिस्टेंस है। जब मिनिमम डिस्टेंस है तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन को निकालना आउटर मोस्ट सेल में से थोड़ा क्या रहेगा, कठिन रहता है। यानी यहाँ पर हमें आयनाइजेशन एनर्जी की आवश्यकता है वो अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस कम है और एटॉमिक रेडियस कम होगी तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा। क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इन तीनों के बीच में, यानी इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीनों के बीच में हम एक संबंध यानी कि रिलेशन ढूंढ सकते हैं। यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको बोला जाता है जेड इफेक्टिव, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसको आईपी बोला जाता है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एटॉमिक रेडियस इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, यानी एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी, तो आईपी क्या होगी, कम होगी। और जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली से निकाला जा सकता है। इसका उल्टा भी बता सकता है कि अगर यदि डिस्टेंस कम हुई तो आईपी ज़्यादा हो जाएगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। मैं बात करूं 3D से 4D की तरफ जाते हैं, यानी 3D सीरीज से 4D सीरीज़ की तरफ जाते हैं, तो हमने पहले देखा था कि 3D से 4D की तरफ जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे थे, वहाँ पे बढ़ रहे थे। और नंबर 3 से क्या हो रहा था, 4 शेल हो रहे थे, यानी शेल क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो शेल बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी, बढ़ेगी। और एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है आईपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन हम बात करें 4D से 5D सीरीज़ की तरफ चलते हैं, तो 4D और 5D सीरीज़ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही, इधर भी नंबर ऑफ सेल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन एटॉमिक रेडियस इधर क्या हो रही थी, कांस्टेंट हो रही थी। क्यों कांस्टेंट हो रही थी, तो देखा था ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक रेडियस लगभग क्या थी 4D और 5D एलिमेंट्स की,
इक्वल थी, कांस्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे 5d पुअर शील्डिंग की वजह से और 4f इलेक्ट्रॉन और 5d दोनों इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो गई थी और z सिग्मा जो शील्डिंग इफेक्ट है उसकी वैल्यू कम हुई थी। तो डेफिनेटली इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गया था, और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है वहाँ पे, और इसकी वजह से इसको कहा था लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन, और इसी लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 4d से 5d की तरफ चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो ये हुई आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बातें। बाकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स था इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ फिनिश हो गई। हमने देखा था पहले मेटेलिक होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो करते हैं और रंग शो करते हैं, और अनुचुंबकी नेचर होती है, और मिश्र धातु बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं। ये पॉइंट बता देता हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करता है क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो छोटी होती है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं। इसको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पूरे डिस्कस करेंगे। और इंटरस्टेशियल कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट देखा, यानी कुल मिलाकर के डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।